ओके प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में देखा था। तो पूर्णांक के बारे में जब देखा था तो आपको ये भी याद होगा कि पूर्णांक क्या होता है, किसे कहते हैं, या पूर्णांक की क्या क्या एक तरीके से कह सकते हैं, क्या श्रृंखला होती है, क्या क्रम होता है, उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पूर्णांक में देखी थी। तो पूर्णांक में फिर हमने ये भी देखा था कि हमारी संख्या रेखा जो रहती है उस पर हमने कैसे बनाया हुआ था। तो फिर चाहे वो धनात्मक संख्या हो, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो 0 या 0 हो, तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, मतलब जो कि पूर्ण अंक होते हैं। इसके बारे में भी बात की थी। फिर इसके बाद ये भी देखा था कि जो भी श्रृंखला या क्रम या जो भी आपकी सीरीज बनेगी तो वो कैसी बनेगी, या कौन सा नंबर किससे बड़ा होता है, कौन सा नंबर किससे छोटा होता है, धनात्मक में संख्या बड़ी होती है कि ऋणात्मक में संख्या बड़ी होती है, या कौन सी संख्या किससे बड़ी होती है। तो तुलना भी हम लोगों ने देखी थी। तो फिर उसी क्रम में जब हम लोग क्रम के बारे में बात कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने आरोही और अवरोही इन दो क्रम के बारे में बात की थी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो आरोही और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम बताया था जैसे हम लोगों ने कि जब संख्या बढ़ते क्रम में हो तो उन्हें आरोही क्रम कहते हैं, और वही यदि श्रृंखला या सीरीज घटते क्रम में तो उन्हें हम अवरोही क्रम कहते हैं। अब वो संख्या हमारी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में धनात्मक संख्या की तरफ भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या की तरफ भी हो सकती है। तो हमने संख्याओं की तुलना भी देखी थी, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम किन्हीं दो संख्याओं को यदि जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, तो उसका हमारा जो परिणाम या रिजल्ट है वो क्या निकलेगा। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि यदि धनात्मक को धनात्मक से हमारा जब भी गुणा होता है तो हमारी जो संख्या या जो परिणाम निकल के आता है, जो वैल्यू फाइनल वैल्यू निकल के आती है, वो कौन सी निकल के आती है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि यदि संख्या दोनों ऋणात्मक हैं तो कौन सी निकल के आएगी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो कौन सी निकल के आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ठीक, अभी उसके बाद हम लोगों ने जो हमने आपको बुक में दिखाया था कि प्रयास करने वाला एक टैब है या सेक्शन है, उसमें क्या है कि आपको सरल रेखा पे सारे नंबर हैं वो दिखाने हैं चाहे, और फिर उसके अलावा फिर जो अवरोही और आरोही क्रम का था उसके ऊपर एक क्वेश्चन था उसमें जो कि प्रैक्टिस करने के लिए था। फिर जो हम लोगों ने संख्याओं के बारे में देखा था, घटाने का या जोड़ने का, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, तो उसका भी उदाहरण हम लोगों ने लिया था, और वही उसी तरह के उदाहरण हम लोगों ने किताब से भी देखे थे। इसके अलावा जो आप यहाँ पे 8 और -8 या फिर -8 का 8 जो भी आप अपोजिट या विलोम देख रहे हैं, तो इनको आपको याद होगा हम लोगों ने योज्य प्रतिलोम बोला था कि धनात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का मान वही है, लेकिन जो साइन या चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। तो जब वो चेंज होगा तो संख्या रेखा पे भी चेंज हो जाएगा जहाँ पे चिन्ह होगा उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जब हम लोगों ने देखी थी। तो योज्य प्रतिलोम के अलावा अब जैसे हम लोग यदि आगे बढ़े तो हम लोगों ने संख्याओं के मान देखे थे। अच्छा, सेम जैसे मान दो संख्याओं के बीच में होते हैं, ऐसे ही सेम मान या जो रिजल्ट है वो हम 3 संख्याओं के बीच में, 4 संख्याओं के बीच में इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही पैटर्न पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब आरोही अवरोही क्रम देख रहे थे तो जो हमने आपको बताया था कि प्रयास करने वाला एक टैब है ब्लू कलर से जो हम लोगों ने दिखाया था, तो वही उसी टैब में ये हमें कई सारी श्रृंखलाएँ, श्रेणियाँ या क्रम जिसको बोलते हैं वो दिया हुआ है। अच्छा, वो दिया हुआ है तो फिर उसमें क्या है कि वो धनात्मक की तरफ भी हो सकता है, ऋणात्मक की तरफ भी हो सकता है, तो उसमें रिक्त स्थान करके दिया हुआ है।
उसका भी रहेगा, तो स्क्रीनशॉट या फ़ोटो हम आपको व्हाट्सएप पे अटैच कर देंगे, ठीक है। तो उन संख्याओं को निकालने के लिए जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एक पैटर्न या एक क्रम ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा है 7, फिर लिखा है 3, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। तो 7 और फिर 3, यहाँ पे भी देखोगे तो लगभग 4 का डिफरेंस है। यदि मैं और 4 घटाऊंगा इससे तो एक -1 की तरफ जाएगा, फिर ये -5 की तरफ जाएगा, ऐसे ही आ गया बढ़ते हुए, ठीक है। तो ये एक क्रम है, ये एक सीरीज है, श्रृंखला है जो कि घटते क्रम में क्योंकि ये जो हमारा पॉजिटिव दिशा से नेगेटिव दिशा की तरफ जा रहा है, इसलिए घटते हुए क्रम में, क्योंकि -5 या -1 कभी भी 3 या 7 से बड़ी नहीं हो सकती है या नहीं होती है। तो ये हमारा घटता हुआ क्रम हो गया, तो इसको अवरोही श्रृंखला की सीरीज या क्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे उदाहरण के तौर पे हमें दिया हुआ है कि 7 है, 3 है, -1 है, -5 है, तो इसके आगे के पद कैसे होंगे। तो ये पहले हमने देखा क्या है, 7, फिर उसमें 4 घटाया 3, फिर उसमें फिर 4 घटाया तो 0 के बाद फिर -1, फिर उसमें फिर 4 घटाया तो -5, और फिर यदि 4 और घटाएंगे तो -9 और फिर -13, ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये एक उदाहरण है अवरोही श्रृंखला का। ऐसे ही 3-4 और उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से मैं एक उदाहरण और भी ले सकता हूँ कि जैसे आपका -2 है, -4 है, -6 है, -8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये पहला उदाहरण बोल सकते हैं, ये दूसरा उदाहरण कह सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे देखेंगे तो 2-2 के अंतर से जो है घट रही है। तो जब 2-2 के अंतर से घट रही है तो उसका जो अगला पद होगा या इस क्रम का अगला जो नंबर होगा वो -10 होगा, ठीक है। -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, इस तरीके से अवरोही क्रम में हम लोग घटते या बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों यहाँ पे जब मैं किताब में देख रहा हूँ कि प्रश्नावली दी गई है, तो प्रश्नावली में भी प्रश्नावली जो 1.1 दी हुई है, तो 1.1 प्रश्नावली में भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस किस तरह से हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि उन्होंने तापमान दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और उन्होंने जगहों के नाम दे रखे हैं कि किस जगह का कितना तापमान है। और यदि तापमान वगैरह दे रखे हैं तो फिर आप ये भी देख सकते हो कि या तो वो बढ़ते क्रम में होंगे या घटते क्रम में होंगे। यदि बढ़ते या घटते क्रम में है तो फिर वो आरोही या अवरोही किसी क्रम में होंगे। तो वही दिखाया गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आरोही या अवरोही क्रम में दिया हुआ है, तो ये श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। तो इनको हमको देखना है कि कैसे हम लोग इन समस्याओं को या फिर इन जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही ये 2-3 जो क्वेश्चन हैं अलग अलग, ये तीनों क्वेश्चन ही सेम उसी पैटर्न पे ही है कि हमारा जो है तापमान है या जगह का है, तो फिर हम उनको संख्या रेखा पे है या फिर उनको हम जो है ये आपका नंबर के तौर पे है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, श्रृंखला के क्रम में है। तो इस तरीके से हम लोग को ये दिखाना है और बताना है, ठीक है। उनमें कैसा क्या अंतर रहेगा तापमानों में, तो वो भी बताना है। ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखोगे तो श्रृंखला के बारे में दिया हुआ है कि पहले हम 25 थे, फिर उसके बाद माइनस में आए और फिर माइनस में और बढ़ते चले गए, या फिर से हमारा प्लस साइन आया या फिर धनात्मक चिन्ह आया, और तो हमें फिर वो संख्या को दिखाना है कि कैसे क्या उनका योग कितना होगा, उनका घटाना कितना होगा, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो ये घटाना जोड़ना भी है इसी में, ठीक है।
हम यदि पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो कितना किलोमीटर होगा, इतने से इतने की दूरी है तो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रश्नावली जो आप यहाँ पे देख रहे हो 1.1 ये वाली, तो ये यहाँ पे देखनी और करनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग में ये सारे नंबर हैं तो प्रत्येक विकर्णों की संख्याओं का योग समान है, ठीक है। तो ये मायावी वर्ग है, तो इन दोनों में मायावी वर्ग कौन सा है जिनका तीनों संख्याओं का योग विकर्ण के आधार पे बराबर है। तो यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे यदि आप देखोगे 0 है, -2 है, -4, तो ये आपका कितना हो गया, -6 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे -3 है, -2 है और ये, तो फिर ये आपका 0 हो गया, ठीक है। आप यदि यहाँ पे देखोगे तो -6 है, -3 है और फिर 0 है, तो ये -9 हो गया। आप यहाँ पे देखोगे तो -7 है, -3 है, तो -10 हो गया और फिर ये धनात्मक का 1 है, ठीक है। तो धनात्मक का 1 हो गया और यहाँ पे ऋणात्मक के 10 हैं, तो फिर जो हमारा संख्या आएगी वो ऋणात्मक की आएगी और जो कि -9 होगी। तो हमने क्या देखा, इस विकर्ण के लिए भी -9 आया और इस विकर्ण के लिए भी -9 आया। तो ये जो मायावी वर्ग का इसमें लिखा है तो ये मैजिकल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक जिस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जोड़ना है या घटाना है या विकर्ण के बारे में देखना है, तो वो हम उसके जैसा क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे एक अगला क्वेश्चन ये भी है कि a और b के निम्न मानों के लिए a माइनस फिर -b इक्वल टू a प्लस b का सत्यापन कीजिए। मतलब क्या है कि एक संख्या हमारी प्लस में है, एक संख्या हमारी ऋण में है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो हमने आपको उस दिन क्या बताया था पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, कि जो माइनस और माइनस का जब गुणा होता है, दो ऋणात्मक चिन्हों का या संख्याओं का गुणा होता है, तो वो एक जो संख्या या रिजल्ट निकल के आता है वो धनात्मक संख्या निकलती है। तो जब धनात्मक संख्या निकलती है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी a प्लस b हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में कैसे दिया है कि एक संख्या धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो धनात्मक में यदि आप यहाँ पे देखोगे तो a के लिए 21 है, 75 है, 118 है और 28 है। सेम यहाँ पे हमें -b भी लेना है। तो यदि -b हम लेंगे तो कैसे लेंगे, ये आपका -18 है, -84 है, -125 है, -11 है, ठीक है। तो यदि हम -b के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो उनका जो आपका योग और योग है वो जो है, हम यदि डायरेक्ट a प्लस b करेंगे उसके बराबर आना चाहिए। तो एक एक करके हम चारों संख्याओं को देखेंगे तभी हम निकाल पाएंगे। यदि हम लिख के भी करेंगे निकल दोनों तरीके से आएगा। लिख के करने से ऐसा है कि टीचर को या एग्जामिनर को आपका तरीका पता चलता है कि बच्चों तुम लोग सब लोगों ने कि किस तरीके से प्रश्न को हल किया हुआ है, जैसा प्रश्न ने कहा है उसी के हिसाब से हल किया है या आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। यदि मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी के लिए ले लूँ तो जैसे मान लीजिए 21 है और ये 18 है, तो 18 एक्चुअली फाइनली हमें अल्टीमेटली जोड़ना ही है, ठीक है। तो यदि जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 21 और 18 39 होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम इनको एक एक बार करके चेक करेंगे। तो उसमें ये सिद्ध करना है कि a से हम यदि -b को यदि घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा तो वो a प्लस b के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चेक करना है। तो इस तरीके से ये 8वां सवाल हो जाएगा। 9वें सवाल के केस में पहले तो हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी होगी, या तो दोनों तरफ की संख्याएं बराबर तो नहीं है, और यदि बराबर हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि बराबर का चिन्ह लगाएं, अदरवाइज
अन्यथा जो है या तो ग्रेटर देन या लेस देन, इनको ग्रेटर देन या लेस देन बोलते हैं। ग्रेटर देन मतलब जो हमारे बाएं हाथ की संख्या है वो दाएं हाथ से बड़ी होगी, अन्यथा छोटी होगी, उसके लिए कह सकते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो -8, एक एग्जांपल लेता हूँ, -8 + 4 -4, तो ये कैसे आया आप यहाँ पे देखो, मैं अभी आपको कॉपी में दिखाता हूँ। ठीक है, तो सवाल हमारा क्या था कि ये जो -8 है, ये 9वें क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, -8 है और प्लस -4। तो मैंने आपको जब बताया था तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अभी भी लिखा हुआ है कि प्लस का मैं यदि नेगेटिव से यदि गुणा करूँगा किसी भी संख्या का चिन्ह का, तो वो फाइनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि नेगेटिव हो जाएगा तो -8 और -4 हो जाएगा, -8 और -4 हो जाएगा तो -12 आएगा। ठीक है, और जो दाईं तरफ नंबर लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है कि -8 फिर इसका माइनस फिर इसके बाद -4। तो माइनस और माइनस मतलब नेगेटिव और ऋणात्मक का जो हमने बताया था वो बताया था संख्या धनात्मक हो जाएगी। संख्या धनात्मक हो जाएगी तो हम कैसे दिखाएंगे फिर, तो -8 हम ऐसे दिखाते हैं, फिर इसके बाद +4 मतलब -4। ठीक है, तो -4 -12 से बड़ा होता है। तो यही सारी चीज़ें हमें इन सवालों में दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रश्नावली यदि हम देखें 1.1 वाली, तो ये बच्चों आप लोगों को हल करना है और एक एक करके सारे सवाल लेते जाइए, और जिन सवालों में जहाँ पे भी कहीं पे भी दिक्कत हो उन पे हम उन सवालों पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, उन सवालों पे हम लोग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यदि आगे और क्वेश्चन देखें तो और क्वेश्चन कैसे हैं कि पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन के गुण। ठीक है, तो पूर्णांकों का योग और व्यवकलन के गुण में क्या आता है। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज जो आप देख रहे हैं ये आपको पूरी करनी है। ठीक है, अभी इसके बाद जो पूर्णांकों का योग और व्यवकलन के गुण हैं, इसमें मैं आपको 1-2 चीज़ें ही बताता हूँ मैं, फिर उसके बाद जो आगे रहेगा तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने जोड़ना तो देखा ही है कि 17 में यदि 24 जोड़ेंगे तो 41 आता है। तो यहाँ पे 17 भी पूर्णांक संख्या है, 24 भी पूर्णांक संख्या है, और उसका जो रिजल्ट निकला है या जो मान निकला 41 वो भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इन्होंने लिखा हुआ है कि पूर्णांक संख्या है या उसको योग का समृद्ध गुण भी कहते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे यदि उदाहरण के तौर पे लूँ तो 17 और 23 40 होते हैं, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे -10 में से यदि हम 3 जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो आएगा -7। तो हम लोगों ने क्या देखा था, चाहे संख्या माइनस में हो चाहे संख्या प्लस में हो, उत्तर जो आएगा वो आएगा आपका एक पूर्णांक इन केसों में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो इनका समृद्ध सारे कथन दिए हुए हैं उनका प्रेक्षण जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो प्रेक्षण ये जो टॉपिक है पूर्णांक वाला, तो यहाँ पे आप देखोगे तो परिणाम जो है सभी के जो निकलेंगे वो पूर्णांक ही निकलेंगे। कोई भी जो परिणाम है या रिजल्ट है या कोई भी वैल्यू जो है वो ना ही आपकी दशमलव या डेसिमल में होगी, ना ही आपकी जो है फ्रैक्शन या भिन्न में होगी। ठीक है, ये सारी आपके पूर्णांक ही रहेंगे, केवल उत्तर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इससे ये हमें एक देखना है। हम एक बार और भी रिवीजन करेंगे इसका।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पिछली वाली एक्सरसाइज थी, ये वाली, ये जोड़ने वाली एक्सरसाइज थी कि हम दो अलग अलग मानों को या दो अलग अलग वैल्यूओं को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा और वो उत्तर पूर्णांक होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि जो अगले कथन हैं या आगे के उदाहरण हैं, उनमें ये है कि यदि हम किन्हीं दो संख्याओं को घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा और वो कैसा होगा। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे इन्होंने एक दो दिए हैं कि जैसे 7 में से यदि 9 घटाएंगे तो चूंकि 9 बड़ी संख्या है, भले ही वो ऋणात्मक है, तो फिर जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ठीक है। तो यदि उत्तर ऋणात्मक आएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, -2, और -2 भी एक पूर्णांक होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है परिणाम में पूर्णांक। तो सेम ऐसे ही ये सारे भी देखने के, जैसे ये -29 है, -0, तो हम यदि -29 में से 0 को चाहे घटाएं या 0 को चाहे बढ़ाएं या उसको जोड़ें, तो आंसर जो है हमेशा -29 ही रहेगा। और जब आंसर 29 रहेगा माइनस का ऋणात्मक संख्या में, तो फिर वो आपका पूर्णांक ही रहेगा। यहाँ पे उसके ऊपर वाला भी देखने लायक है कि आपका -18 में माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि -18 है और यहाँ पे यदि +18 है, मतलब एक संख्या धनात्मक है, सेम उतनी ही संख्या ऋणात्मक है, तो दोनों का जो योग होगा वो आपका 0 होगा। और 0 भी एक पूर्णांक है, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था। मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ बना के, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक के अंतर्गत है। ठीक है। तो आज के लिए और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, इनको मैं दोबारा फिर से रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। तब तक आप अपने एक एक करके करते भी रहिए, और जो यहाँ पे ना समझ में आए उन चीज़ों को पूछिए। ओके, थैंक यू।